हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी स्पेशल आने वाले एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने सब क्वेश्चन को नहीं लिया क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन की बात करें तो लगभग हमारे एक ही चैप्टर में से 300 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पॉइंट किया है, उन्हीं क्वेश्चन को आपके लिए लिया है जो हमारे लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आज ये पार्ट आपको मिल रहा है, इसके बाद पार्ट आपको तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को, इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब करवाओगे। ठीक है, इस वीडियो को फैलाओ और साथ में सब्सक्राइब करो। मैथ की भी क्लासेस आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप शेयर नहीं करोगे। आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते। ठीक है, पता नहीं आप लोगों को इस चीज में क्या दिक्कत होती है। मैं आपको डेली 2 घंटा पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर, साथ में ये आपकी जीके सीरीज होगी और आपकी मैथ होगी। ठीक है, 2 घंटा लगभग 1.5 घंटा लगभग आप पढ़ते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास 1 मिनट नहीं है इस चैनल के लिए कि आप इसको शेयर कर दो। आप 1 मिनट दे के लेकर इसको शेयर करेंगे, इसको लगभग अगर मैं कम से कम बोल के चलूं तो 30 स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं। मेरे सब्सक्राइबर है 139। ठीक है, अगर एक एक पर्सन एक एक फ्रेंड से इसको सब्सक्राइब करवा ले, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक पर्सन एक एक फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा ले तो आज हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब हमारे पास 150 स्टूडेंट होंगे। अब आपकी मर्जी है, आपको वीडियो शेयर करनी है या नहीं करनी, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं खराब करता आपका। जो मुझको बोलना था मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तब मिलेगी आपको जब आप इसको शेयर करोगे, सब्सक्राइब करवाओगे अपने फ्रेंड से, और पढ़ने वाले फ्रेंड को ही सब्सक्राइब कराना, किसी फालतू को नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी वीडियो पे। बात करें वैदिक सभ्यता की। चलो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? आपको क्या बताना है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो पहला ऑप्शन है आपके पास जौ और चावल, दूसरा ऑप्शन है दूध और उसके उत्पाद, तीसरा ऑप्शन है चावल और दालें, चौथा ऑप्शन है सब्जी और फल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड, दूध और उसके उत्पाद। ठीक है, वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी कि जौ डालकर खीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है? चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था? ठीक है, तो आपको बताना है सबसे पहले जो अन्न था वो कौन सा था मनुष्य द्वारा प्रयोग करने में। पहला ऑप्शन जौ यानी कि यव, दूसरा ऑप्शन जई यानी कि ओट, तीसरा ऑप्शन राई और चौथा ऑप्शन आपका गेहूं। तो आपका राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जौ यानी कि यव। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यानी कि यव का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर 2 सोना, ऑप्शन नंबर 3 लोहा, ऑप्शन नंबर 4 तांबा। तो आपका राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तांबा। ठीक है, ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। पता नहीं हमें ये आयस कौन सी धातु को बोल रहे हैं। कुछ विद्वान इसे तांबा बोलते हैं, कुछ कांस्य बताते हैं, कुछ लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको वेद शब्द का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन ज्ञान, दूसरा ऑप्शन बुद्धिमत्ता, तीसरा ऑप्शन कुशलता, चौथा ऑप्शन शक्ति। वेद का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्ञान।
ठीक है, वेद शब्द का अर्थ क्या आता है, ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। क्या पूछ रहा है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, जन्म पर, ऑप्शन नंबर 3 व्यवसाय पर, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिभा पर। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है। कौन से मंडल में, 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिताजी वृषभ यानी कि वैद है, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि ये कोई जन्म से नहीं है, ये किस पर आधारित है, व्यवसाय पर। क्योंकि एक लड़का है, एक कवि है, वो बोलता है कि मेरे पिता जो वैद है और मेरी माता जो है चक्की चलाने वाली है और मैं क्या हूँ, कवि हूँ। तो आपको पता चलता है ये किस पर डिपेंड करेगा, व्यवसाय पर, ना कि जन्म पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो कौन था, पहला ऑप्शन सर विलियम जोन्स, दूसरा ऑप्शन मैक्स मुलर, पहला ऑप्शन सर विलियम जोन्स, दूसरा ऑप्शन एच.एल. विल्सन, तीसरा ऑप्शन मैक्स मुलर और चौथा ऑप्शन है जनरल कनिंघम। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें। आपका राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 मैक्स मुलर। ठीक है, मैक्स मुलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मुलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहा है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी। क्या पूछ रहा है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 सप्त सिंधु, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। तो आपका राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सप्त सिंधु। ठीक है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत था। कहां से कहां तक, सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। ठीक है, पहला ऑप्शन बलि, दूसरा ऑप्शन वर्मन, तीसरा ऑप्शन कर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है इनमें से। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। ठीक है, बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या भागदुग कहलाता था। ठीक है, यानी क्या कहलाता, भागदुग। ठीक है, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। कोषाध्यक्ष का कार्य कौन संभालते, संग्रहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन यजुर्वेद, दूसरा ऑप्शन अथर्ववेद, तीसरा ऑप्शन ऋग्वेद, चौथा ऑप्शन सामवेद। तो आपको आंसर बताना है इसका। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। कौन से मंडल से, ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। तो किस देवता को समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित है। इस क्वेश्चन के बारे में जो जानकारी चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। ठीक है, तो किसने चुनौती दी थी। ऑप्शन नंबर 1 घोषा, ऑप्शन नंबर 2 अपाला, ऑप्शन नंबर 3 मैत्री, ऑप्शन नंबर 4 गार्गी। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख वरद दारणोपनिषद में मिलता है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर पीडीएफ का मैं लिंक अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या डाउनलोड करने से पहले भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी किसी कारणवश आपको पीडीएफ ना मिल पाए तो आप सुबह की करंट अफेयर की वीडियो देखना, उसमें मेरा लास्ट में नंबर आता है। ठीक है, वीडियो के बिल्कुल लास्ट पेज पे नंबर आता है मेरा,
आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी पीडीएफ को बोल सकते हो। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है, तो मैंने उसके लिए भी आपको बता रखा है। उस नंबर पे आप लिख देना एड मी योर व्हाट्सएप ग्रुप, नाम और पता लिखना, आपको स्वतः ही जोड़ दिया जाएगा कुछ ही मिनट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है या सूचना दी गई है? ठीक है, पहला ऑप्शन ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन अथर्ववेद, चौथा ऑप्शन सामवेद। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद भारतीय आर्यों की नहीं बल्कि समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? ऋग्वेद भारतीय आर्यों की ही नहीं अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। यह भारत तथा भारोत्तर प्रदेश के आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म एवं उनकी सामान्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। क्या बोल रहा हूँ? इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे। क्यों सफल रहे? यानी कि जो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? आर्य पूर्व के साथ संघर्ष में सफल रहे, उनके सफल होने का क्या कारण है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। दूसरा ऑप्शन, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। तीसरा ऑप्शन, वे उन्नत शहरी संस्कृति थे। और चौथा ऑप्शन है आपको, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग किया। किसका प्रयोग करा? रथ का। इसे सही लिख लेना, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग किया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर 4। हाँ, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आरंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो आप जो इनमें सही नहीं है वो आपको आंसर बताना है। नंबर 1, वे संस्कृत बोलने वाले थे। नंबर 2, वो घुड़सवारी किया करते थे। नंबर 3, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे थे। नंबर 4, वे मुख्य नगरों में निवास करते थे। तो आपको वो बताना है जो इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है इसमें? सोचिए, आपका राइट आंसर क्या है इसमें? आपका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो आपको? वह मुख्य नगरों में निवास किया करते थे। हाँ, यह बिल्कुल गलत है। वह नगरों में निवास नहीं किया करते, जहां पर मिल जाए गांव वगैरह में वहां पर निवास किया करते थे। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए वे संस्कृत बोलने वाले थे, हाँ, आर्य जो प्रारंभिक आर्य थे वे बिल्कुल ही संस्कृत बोलते थे या घुड़सवारी किया करते थे। आपको बताया मैंने, जो इन्होंने थोड़ी बहुत लड़ाई भी की है वो भी इसलिए जीते थे क्योंकि घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग करते थे, यानी वह घुड़सवारी भी क्या करते थे। वे कई झुंड में भारतवर्ष पहुंचे। हाँ, ये बिल्कुल एक साथ नहीं आए थे, इनके झुंड हुआ करते थे। कुछ लोग, यानी कि मैं बोल दूं आपको 50 लोगों का समूह एक है तो 200 का समूह एक है, तो ये अलग अलग झुंडों में ही भारत पहुंचे थे। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से पुकारा जाता था? यानी किन लोगों को पूछ रहा है? उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यजमान, ऑप्शन नंबर 2 शर्मण, ऑप्शन नंबर 3 पुजारी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को शर्मण नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? शर्मण नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आपसे उसका सन पूछेगा वो। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन से कौन से सन को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। ऑप्शन नंबर 2 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ऑप्शन नंबर 3 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या है आपका? 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व। ये लिख रहा है 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000। देखो, जो ईसा पूर्व वाले होते हैं, ठीक है,
उनमें जो सन चलते हैं वो उल्टे ही चलते हैं, ठीक है। जो ईसा पूर्व वाले होते हैं उनमें जो सन चलते हैं वो उल्टे ही चलते हैं, बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ सिंपल चलते हैं ना, इस तरह नहीं, इनसे अपोजिट चलते हैं। हमारे यहाँ तो बढ़ते ही चलते हैं और ईसा पूर्व में क्या चलते हैं, घटते हुए चलते हैं। तो 1500 ईसी पूर्व से 1000 ईसी पूर्व इसका आंसर है, जिसे ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से कंफ्यूज हो रहे तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है। उसमें क्या पूछा था, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक पूछा था, और इसमें क्या पूछ रहा है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन 1500 से ईसी पूर्व, 1500 से लेके 1000 ईसी पूर्व तक। दूसरा ऑप्शन 1000 ईसी पूर्व से 600 ईसी पूर्व तक। तीसरा ऑप्शन 1000 ईसी पूर्व से 800 ईसी पूर्व तक। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड, 1000 ईसी पूर्व से 600 ईसी पूर्व तक। क्योंकि 1500 से 1000 तक क्या आ गया था हमारा, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल आ गया था, ठीक है। और अब क्या पूछ रहा है हमारे से, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का हमारा आंसर क्या है, 1000 से 600 तक। इस प्रकार आप याद कर लोगे, आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मैं एक बार वो रिपीट करना चाहता हूँ, जब तक इस चैनल पे 150 स्टूडेंट, 150 मेंबर, सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ना तो स्पेशल जीके सीरीज लाऊंगा और ना ही मैथ का कोई क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। अब आपको देखना है कितनी जल्दी क्लास स्टार्ट करनी है। मैंने तो आपको बोल दिया सिर्फ 11 ही % है। अगर प्रत्येक स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी को देखे तो ये आराम से एक दिन में ही पूरी हो जाएगी, आपको किसी प्रकार कोई गैप नहीं मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को 1 मिनट का टाइम लगा के अपने 10 दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है, 10 दोस्तों को शेयर कर दो। उनमें से अगर 2 का भी रिप्लाई आ जाए कि हाँ मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो काम बन जाएगा। 2 भी सब्सक्राइब करते हैं तब भी काम बनेगा, क्योंकि हमें सिर्फ 11 ही सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, नहीं चाहिए तो मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी है, मैं बंद करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ये चैनल आप लोगों की पढ़ाई के लिए बनाया गया था, लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल भी नहीं निभा रहे हो। देखते हो तो लाइक नहीं करते, और देखते भी किस प्रकार से हो मुझे पता है, स्किप करते करते हुए देखते हो। स्किप करोगे तो पेपर भी स्किप हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो पेपर भी स्किप हो जाएगा। देखो, याद करने में आपकी किताब में भी ये सारी चीजें, लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको बोलता हूँ, समझाता हुआ निकल जाता हूँ, उस प्रकार से अगर आप ध्यान से सुनोगे तो वो लंबे टाइम तक आपके याद रहेगा। एक बार जब आप पूरी कंप्लीट कर लोगे, उसे दोबारा रिवाइज भी मेरे करवानी जिम्मेदारी है, ठीक है। तब और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, इनसे अलग लाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात मानोगे। चलो, थैंक यू सो मच।